हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 9 आज हम लोग पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग ओम्स लॉ और उसके डेरिवेशन के बारे में, डेरिवेशन का मतलब कैसे उसको प्रूफ करेंगे, इस बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ छोटा छोटा पॉइंट है, उसको जानेंगे। तो पहला जो पॉइंट है हम लोग के पास वो है करंट डेंसिटी। ठीक है, ये टॉपिक है हम लोग का छोटा सा करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है? ठीक है, करंट डेंसिटी के बारे में जानेंगे। तो कहता है कि किसी कंडक्टर से, ठीक है, करंट पास हो रहा है। ठीक है, किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, तो जितना करंट पास हो रहा है डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मान लीजिए इस कंडक्टर से आई करंट पास हो रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन में, ये क्रॉस सेक्शन है, तो इसे आई करंट पास हो रहा है। ठीक है, आई करंट जा रहा है इससे, और इसका एरिया जो है सो ए है, एरिया ये है। पूरे क्रॉस सेक्शन से आई करंट पास हो रहा है, इसका एरिया ए है। तो करंट बटा एरिया को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, और करंट डेंसिटी को जे से दिखाते हैं। ठीक है, स्मॉल जे से दिखाते हैं। जे है इस पर, ये डॉट है, टीटल बोलते हैं, तो जे से इसको दिखाते हैं। ठीक है, जे बराबर करंट बटा एरिया। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। ठीक है, करंट बटा एरिया कहने में कंडीशन होता है, एक शर्त है। शर्त क्या है कि ये जो है करंट का डायरेक्शन, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है, वो एरिया पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ठीक है परपेंडिकुलर, ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, कहीं भी क्रॉस सेक्शन एरिया यहां भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां तो है ही। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर ये जो करंट है क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। करंट का ये डायरेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हैं ऐसे करके है। ठीक है, तो उस पर ये लंब है। तो करंट डेंसिटी बराबर करंट बाय एरिया होगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि एरिया जो है करंट के डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट का मतलब बटा एरिया, इफ द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, जब एरिया जो सो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। और यहां पर एक बात और कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, है ना, सेम होगा। कैसे? तो देखिए, ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर होता है। बताया था गॉस लॉ में, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एरिया पर परपेंडिकुलर होता है। तो करंट का ये डायरेक्शन है, तो एरिया वेक्टर का भी तो यही डायरेक्शन होता है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम। ठीक है, लेकिन यदि केवल एरिया बोलेंगे तो एरिया का मतलब ये होगा, एरिया मतलब ये, तो एरिया जो है सो करंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट। जैसे जे बराबर आई बाय ए है, तो करंट का एम्पियर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एसआई यूनिट हो जाएगा करंट डेंसिटी का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, करंट डेंसिटी जो है, ये करंट, इसका जो डायरेक्शन है, जैसे वेक्टर है, जब ये करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, करंट का ये डायरेक्शन है, तो करंट के डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है। एक्चुअली इस टर्म को इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत बार करंट के डायरेक्शन का जरूरत आ जाता है, और हम लोग जानते हैं कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, उसको वेक्टर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बताया थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जो ट्रायंगल्स लॉ होता है, त्रिभुज का नियम होता है वेक्टर को जोड़ने का, उसका फॉलो नहीं करता, उसका अनुसरण नहीं करता है। इसी कारण से करंट जो है सो स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट को हमको वेक्टर के रूप में कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, उसके डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाता है। तो यदि करंट का वेक्टर के रूप में कभी जरूरत पड़ता है, तो हम लोग करंट डेंसिटी नाम का चीज इंट्रोड्यूस करते हैं वहां पर, है ना, करंट डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का मतलब घनत्व, करंट का मतलब विद्युत धारा हो गया। ठीक है, विद्युत धारा का घनत्व, तो करंट बटा वॉल्यूम नहीं है, करंट बाय एरिया। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर, इसको माना गया, ये सब बनाया गया है। इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उसी तरह से और भी चीजें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी है, लेकिन वह स्केलर है। तो उसी चीज का वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म में क्या फिजिकल क्वांटिटी होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो वो फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। उसी तरह से यहां भी है, करंट जो है सो स्केलर होता है, इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन करंट डेंसिटी को वेक्टर माना जाता है। इसका जरूरत आता आगे, है ना, कहीं एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ जाता है, इसलिए इसको परिभाषित किया गया है ना। ये सब भौतिक राशि है, करंट डेंसिटी, करंट। भौतिक राशि किसे कहते हैं? वैसे राशि, है ना, जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसा डिफिनेशन लोग पढ़ते हैं, ठीक है, माप सकते हैं। या दूसरी तरह से यदि हम लोग कहें तो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि वैसी राशि को बोलते हैं जिसके रूप में, है ना, हम लोग किसी फिजिक्स के नियम को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। मतलब फिजिक्स का कोई नियम है, उसको व्यक्त करना है, इस वजह से फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का कॉन्सेप्ट लाया गया, है ना। फिजिकल क्वांटिटी इसीलिए आया, मतलब फिजिक्स का कुछ लॉ को हम लोग समझने के लिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, शब्दावली बनाते हैं। तो वही शब्दावली है, ये फिजिक्स का हम कह सकते हैं शब्दावली, है ना। तो करंट डेंसिटी, करंट बाय एरिया, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कंडक्टिविटी, अगला टॉपिक है, अगला छोटा सा टॉपिक है कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या है? ये रेसिस्टिविटी का ये उल्टा है ना। तो रेसिस्टिविटी का उल्टा, तो रेसिस्टिविटी हम लोग पढ़े थे रो से दिखाते हैं, उसका ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिप्रोकल मतलब 1/रो, है ना। जैसे x का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, y का 1/y हो जाएगा, वैसे रो का, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल 1/रो हो जाएगा। और इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टिविटी को सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल को हिंदी में क्या कहते हैं? ऐसे उल्टा कह सकते हैं, या शुद्ध हिंदी में इसको व्युत्क्रम बोलते हैं, है ना, व्युत्क्रम, ये उल्टा व्युत्क्रम। तो कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जैसे ये है रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी का ओम मीटर होता है, यूनिट बताए थे रेसिस्टिविटी का, इंपॉर्टेंट बताए थे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो रेसिस्टिविटी का ओम मीटर होता है, तो बटा में आ गया ना, तो ओम पर मीटर हो जाएगा, है ना, पर ओम पर मीटर। इसका ओम मीटर है, पर ओम पर मीटर, ठीक है। तो करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, ये सब छोटा छोटा टर्म है। अब हम लोग जानेंगे कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या है? तो कंडक्टेंस क्या है? तो कहता है कि ये जो है रेजिस्टेंस का ये उल्टा होता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का प्रतिरोध का रेसिप्रोकल है। कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल था? रेसिस्टिविटी का। कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टेंस का। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको जी से दिखाते हैं कंडक्टेंस को, केमिस्ट्री में भी आता है ये 1/r। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? तो आर का रेजिस्टेंस का ओम होता है, तो ओम बटा में आ गया, पर ओम बोलेंगे इसको, या पर ओम को MHO लिखते हैं, इसको मो पढ़ते हैं, MHO उल्टा कर दिया गया, इस तरह से लिखा जाता है, इसको मो पढ़ते हैं, महो लिखा हुआ है, पढ़ते हैं मो। तो कंडक्टेंस हम लोग पढ़े, इसके पहले कंडक्टिविटी था और फिर इसके पहले करंट डेंसिटी था, ये सब छोटा छोटा टर्म है। अब हम लोग आते हैं ओम्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन, है ना। ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम और उसका डेरिवेशन, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे ओम्स लॉ को। ये 5 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा में आता है। तो ओम्स लॉ और उसका डेरिवेशन, है ना। तो क्या होता है, कुछ लॉ जो होते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स का लॉ का मतलब क्या हुआ? प्रकृति का नियम, नेचर का लॉ, है ना। नेचर में बहुत सारे लॉ हैं, साइंटिस्ट लोग उसको खोज करते हैं, सभी लॉ का खोज नहीं किया गया है ना। तो कुछ लॉ होते हैं जो हम लोग प्रूफ नहीं कर पाते हैं, है ना, कि हाँ लॉ है, ठीक है। जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े, है ना, तो उसको प्रूफ नहीं किए। अब कुछ होता है जो प्रूफ हो जाता है ना।
मैथमेटिकल प्रोसेस से प्रूफ करते हैं उसको। तो इसी तरह से हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे और प्रूफ करेंगे। इसको हिंदी में ओम का नियम कहते हैं, उसका डेरिवेशन कहते हैं। ये 10 क्लास में पढ़ना था, तो 10 क्लास में छोटा सा पढ़ना था, यहाँ हम लोग डेरिवेशन को करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है? सबसे पहला चीज कि ओम का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ क्या है? कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि कोई कंडक्टर है, उसका दो छोर है, तो दोनों छोर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब एक छोर का पोटेंशियल माइनस दूसरे छोर का पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कोई कंडक्टर है, हम जानते हैं कि जब उससे करंट प्रवाहित होता है तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, करंट जब प्रवाहित होता है तो, है ना। तो किसी कंडक्टर के दो छोर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस ए कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। किसका समानुपाती है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसका समानुपाती है। मतलब जितना ज्यादा, समानुपाती का मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा करंट पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम करंट पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही कम होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, किसी सुचालक के दोनों सिरों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो समानुपाती होता है इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का, जो उससे पास करता है, फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। इफ, हाँ, लेकिन एक शर्त है कि ओम्स लॉ हमेशा लागू नहीं होगा। कब लागू होगा? इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, जब उस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर उसका चेंज करेगा, तो फिर ओम्स लॉ का फॉलो नहीं होगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि भी जो है सो प्रोपोर्शनल है आई का, यहां लिख सकते हैं मैथमेटिकली। यहां भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी से भी दिखाते थे, भी से भी दिखा सकते हैं, जनरली भी से ही यहां दिखाया जाता है। तो भी जो है सो आई का प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे देते हैं। तो भी बराबर आई के साथ यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए, उस कांस्टेंट को आर बोला गया, ठीक है। ये ओम जो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और इसीलिए ओम्स लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो भी बराबर आई आर, यहाँ पे आर जो कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो है कहलाता है रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, है ना। तो भी बराबर आई आर जो ओम्स लॉ है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस मेरा होना चाहिए ये कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ है। और हम लोग रेजिस्टेंस के डिफिनीशन में ऐसा पढ़े थे कि आर इक्वल टू जो सो भी बाय आई होता है, ठीक है, आर इक्वल टू भी बाय आई। तो आर इक्वल टू भी बाय आई, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का पढ़े थे हम लोग। तो ये रेजिस्टेंस का डिफिनीशन है कि ओम्स लॉ है। तो देखो ये जो है रेजिस्टेंस का डिफिनीशन है, ये हमेशा ये रेजिस्टेंस का डिफिनीशन इसी से आ रहा है, आर भी बटे आई। ये रेजिस्टेंस का डिफिनीशन हमेशा के लिए होता है, ठीक है, भी बटे आई। चाहे कोई भी चीज का हम लोग रेजिस्टेंस पढ़े, हम लोग आगे चल के जैसे अभी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, आगे चल के जो है 9वां चैप्टर में डायोड, ट्रायोड, ये सब सेमीकंडक्टर से बने डिवाइसेस का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हर जगह यही फॉर्मूला लगेगा, भी बटे आई। लेकिन आर बराबर भी बटे आई या फिर भी बराबर आई आर, ये दोनों सेम है। तो इसको ओम्स लॉ हमेशा नहीं बोलते हैं, मतलब फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, भी बराबर आई आर या आर बराबर भी बटे आई हमेशा वैलिड होगा, लेकिन इसको हमेशा ओम्स लॉ नहीं बोलते हैं। इसको ओम्स लॉ तभी बोलते हैं जब आर जो है कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। हम लोग पढ़ेंगे ऐसे केसेज जिसमें रेजिस्टेंस चेंज करेगा। तो रेजिस्टेंस चेंज करेगा, ठीक है, उस समय भी फॉर्मूला यही रेजिस्टेंस का निकलेगा, रेजिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, है ना। वोल्टेज चेंज करेगा, करंट चेंज करेगा, हम पुट करके रेजिस्टेंस निकालेंगे। मान लो टाइम टू टाइम चेंज करते जा रहा है तो रेजिस्टेंस हर समय अलग अलग होगा भी बाय आई फॉर्मूला से, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस चेंज करते जाएगा, तो वैसी स्थिति में इस नियम को, इस भी बराबर आई आर को ओम्स लॉ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ये जस्ट एक फॉर्मूला है, ओम का नियम ये नहीं है।
ठीक है। तो V बराबर आई आर ओम्स लॉ है, बट यहां ध्यान रखना है कि R मेरा कांस्टेंट है। ठीक है। अब क्या है कि हम लोग एक ग्राफ बनाना चाहेंगे कि V जो है और I को X और Y एक्सिस पर रखेंगे हम लोग और एक ग्राफ बनाना चाहेंगे। तो I X एक्सिस पर है और V जो है Y एक्सिस पर है। हम लोग एक ग्राफ यदि बनाते हैं प्रोपोर्शनल यदि है तो प्रोपोर्शनल का ग्राफ इसी तरह से स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है ना। जैसे तो लोग मैथ में पढ़ते होंगे कि y बराबर mx जो है एक इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, सरल रेखा का एक समीकरण है। कौन सा सरल रेखा, कौन सा स्ट्रेट लाइन? वैसा सरल रेखा जो ओरिजिन से पास करता है। ठीक है। ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से जो पास करता है, ओरिजिन से नहीं पास करने पर यहाँ c हो जाता है, mx प्लस c कोऑर्डिनेट में रहता है। तो यहां पर हम लोग का जो रिलेशन है वो v बराबर आई आर है। ठीक है, आई आर। ठीक है, v बराबर आई आर। तो y एक्सिस पर हम v रख दिए हैं और x एक्सिस पर i रखे हैं। x के जगह पर i है और y की जगह पर v है। ठीक ना। तो फिर m की जगह पर r हो गया। पता होना चाहिए, मैं पढ़ना रहता है मैथमेटिक्स में कि m जो है पर क्या है, m स्लोप कहलाता है। स्लोप को हिंदी में ढाल कहते हैं। और स्लोप जो है यहां पर क्या है, इस ग्राफ में m बराबर क्या है, r। मतलब इसका जो स्लोप है उसको r बोलेंगे। इसका इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप r है। तो कोई स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, स्ट्रेट लाइन यदि है तो उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट होता है और चेंज नहीं करता है। लेकिन यदि कर्व वगैरह रहता है तो चेंज करता है। अब स्लोप क्या होता है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो स्लोप जो है उसको टेन थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। ठीक है, स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। थीटा क्या है, तो थीटा क्या है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ थीटा एंगल बनाएगा। ठीक ना। तो थीटा एंगल बनाएगा तो टेन थीटा को हमने, थीटा जितना भी होगा उसका टेन लेना है। थीटा मान लो 60 डिग्री, टेन 60 हो जाएगा, उसको स्लोप कहते हैं। तो स्लोप जो है वो टेन थीटा को कहते हैं। तो स्लोप बराबर v बटे आई है ना। तो स्लोप इसका r हो जाएगा। r को v बाई आई लिखते हैं ना, जो कि कांस्टेंट है इसका स्लोप। मतलब ये थीटा कभी चेंज नहीं करता है। ये थीटा जो सो कहीं भी ले लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे तो ये थीटा ही आएगा इसे। तो स्लोप चेंज नहीं करता इसका। तो v और i के ग्राफ में v हम y एक्सिस पर रख रहे हैं और x एक्सिस पर i को रख रहे हैं। तो इसका जो स्लोप है वो उसका रेजिस्टेंस कहलाता है ना। और यदि उल्टा कर देना, यदि यहाँ i रखेंगे यहाँ भी रखेंगे तो स्लोप 1/r हो जाएगा फिर, है ना। i बाई v हो जाएगा 1/r। ठीक है। तो अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का डेरिवेशन जो है आसान है, क्योंकि इसका डेरिवेशन पहले भी किया गया, इस तरह का बात पहले भी बताए है ना। तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन और ओम्स लॉ ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो भी है, 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन, सभी के लिए एक बात हमेशा याद रखना है, इसको हम बार बार याद दिलाएंगे। पहले भी बताए हैं कि जो भी थ्योरी यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, है ना, 12th क्लास में जो भी पढ़ रहे हैं या आगे भी जो पढ़ना रहता है ग्रेजुएशन में भी, तो इसको जो है सो केवल याद नहीं करना है। ठीक है, केवल याद नहीं करना, याद तो करना ही है, बट उसको कॉपी में लिख करके देखना है कई बार, है ना। उसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, तभी वो एग्जाम में लिखा पाता है। जैसे ये सब थ्योरी है तो इसको लिखना है, नहीं तो केवल याद करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट, तेज स्टूडेंट भी है तो नहीं होगा ऐसा कि हम परीक्षा में डायरेक्ट लिख देंगे, मतलब याद करेंगे घर में लिखेंगे हम नहीं, बस एक बार नोट्स बनाएंगे और परीक्षा में जाके लिख देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, इसको भूल जाना, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या करना होगा, तो यही रूल ही है कि हम लोग को मतलब याद करना है, समझना है, सब कुछ करना है, समझना भी है, याद भी करना है, क्योंकि वो सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल्स के लिए जरूरी है। बिना समझे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा, ना ऑब्जेक्टिव बनेगा, है ना। तो उसके अलावा क्या करना है, इसको याद करना है, मतलब लिखना है कॉपी पर, है ना, कई बार लिखना है। जितना बार हम लोग लिखेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है। तो अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो मान लेते हैं कंसिडर ए कंडक्टर, कोई एक सुचालक मान लेते हैं। कंडक्टर क्या है, कोई वायर है मान लीजिए, है ना, कॉपर का हम लोग वायर ले लिए, वो कंडक्टर है। अक्रॉस विच मतलब दोनों कंडक्टर का 2 किनारा है, तो दोनों किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, भी इज अप्लाइड, मतलब भी वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि भी वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं, सच दैट। अब बैटरी जब लगा दिए कंडक्टर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज आई, करंट आ गया।
अब जब कंडक्टर है तो उसका एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा। एन हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, केवल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पढ़े थे हम लोग, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और एल जो है कंडक्टर का लेंथ है, बार बार लेंथ हो तो कंडक्टर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है ना। ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही, जब हम बैटरी अप्लाई किए हैं तो बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है, ठीक है। और टॉ जो है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, पढ़े थे हम लोग टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, है ना। यदि इस वीडियो को कोई देखेगा तो समझ में नहीं आएगा कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो शुरू से यदि कोई छोड़ देता है, मान लीजिए ये 9वां वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो यदि 8वां नहीं देखा हुआ है, 7वां नहीं देखे हैं, तो फिर ये सब समझ में नहीं आएगा, इसलिए सभी देखना है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो अभी तक आप देख सकते हैं, इस मंथ तक आप उसको देखिए, रिवीजन कीजिए, है ना। जो नहीं देखे उसको देखिए, जो देख भी लिए उसको फिर से देखिए। फिर हम लोग ये जून तक वो वीडियो दिखेगा, ठीक है। जुलाई से फिर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जून तक उसको देखना है और इसको भी करते जाना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी जुलाई से नहीं दिखेगा। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या है, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बताया था क्या होता है कि जब कोई कंडक्टर है उससे जब बैटरी लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो सो चलना शुरू करता है। तो जब चलना शुरू करता है इलेक्ट्रॉन, तो जो आयंस होते हैं, जो कर्नल होते हैं, है ना, उस कंडक्टर में जो एटम्स है, एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आयन बन जाएगा, उस आयन से टकराता है, कर्नल से टकराता है। तो कई बार कोलिजन होता है, बहुत बार कोलिजन में ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना। और कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए वो थोड़ा रिलैक्स करता है, किसी से टकराता उकराता नहीं है ना। तो वो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन टकराया किसी से, है ना, फिर थोड़ा देर रेस्ट में रहा, फिर टकराया, इस तरह से होता है। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स, 2 बार लगातार टक्कर हुआ, उसके बीच में जो समय का गैप है, उस समय के गैप को टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं। रिलैक्स मतलब रिलैक्स रहना, मतलब किसी से टकराता नहीं है, ठीक है। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पढ़े थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो सो चलना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन में होना चाहिए था, लेकिन एक्सेलरेशन में नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो टकराता है, बहुत सारा बाधाएं हैं इलेक्ट्रॉन के पास, चल नहीं पाता है फ्री होकर के, टक्कर होते रहता है। लास्ट में वो कंप्रोमाइज कर लेता है कि चलो कांस्टेंट वेलोसिटी से हमको चलना है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको कहते हैं, जो बहुत छोटा वेलोसिटी होता है। m इलेक्ट्रॉन का मास है, E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। V है I बराबर VDENA, ये फॉर्मूला लोग ड्राइव किए हुए हैं, इसको बताया था शॉर्टकट में, I बराबर V ना, है ना। और VD इक्वल टू E टॉ बाय M, ठीक है। अब VD का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ये कैलकुलेशन लोग पहले भी किए हुए हैं, VD का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो I बराबर हो जाएगा VD की जगह पर E टॉ बाय M, ENA लिख दिए, तो हो जाएगा E स्क्वायर टॉ NAE, जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब E को V बाय L लिखे, है ना, कई बार बताएं E बराबर V बाय L होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बाय L बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, या V बराबर EL यहाँ से बोल सकते हैं, डेरिवेशन किए थे इसे। अब क्रॉस कर देते हैं इसको, ठीक है, ये वाला और इधर गुना हो गया, ठीक है। तो V बाय I बराबर इतना हो जाएगा, देख लो यहाँ से आ जाएगा इसे, V बाय I, जैसे यहाँ V है, ये I को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इतना हो गया। अब इसको पहचानिए क्या चीज है ये, m बाय एन स्क्वायर टॉ, m बाय एन स्क्वायर टॉ पढ़े थे हम लोग, रेस्टिविटी इसको कहते हैं ना, m बाय एन स्क्वायर टॉ को रेस्टिविटी रो कहते हैं इसको। तो रो हो गया, क्या क्या बच गया, l बच गया, a बच गया, और रो l बाई a को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो v बाय आई बराबर r या v बराबर आई आर, है ना। तो r जो सो v बराबर आई आर आ गया, ठीक है, ओम्स लॉ आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आखिर उसमें जो लिखा हुआ था कि टेम्परेचर कांस्टेंट, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, इसे लिखा हुआ था ना, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। इस बात पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना। जो लिखा हुआ था ओम्स लॉ तभी लागू होगा जब मेरा लिखा होता इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों लिखा गया इसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। V बाय आई बराबर R, V बराबर आई आर, ये मेरा R कांस्टेंट कब रहेगा, है ना, R कांस्टेंट कब रहेगा, इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो R बराबर क्या है, R बराबर ये समझे पूरा, ये R बराबर है, बताया था R बराबर रो एल बाई ए है, रो एल बराबर ई है पूरा।
तो ये चीज मेरा कांस्टेंट कब रहेगा सो देखते हैं इस पर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी वो पूरा कांस्टेंट रह पाएगा, है ना। इसीलिए बोला गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कैसे? जैसे मास इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी चेंज करेगा तो मास इसका चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लेंथ, हाँ, यदि टेम्परेचर चेंज करता है, मान लीजिए हम लोग 11 क्लास में पढ़ते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से लेंथ बढ़ता है, टेम्परेचर के घटने से लेंथ घटता है। तो लेंथ हमको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि आर को कांस्टेंट रखना है, सब कुछ कांस्टेंट रखना है ना। तो लेंथ मेरा कांस्टेंट रहेगा कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टेम्परेचर आध होगा, बताया था एक बार कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो एन भी बढ़ जाता है। कैसे? टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं एटम हीट लेता है, ऊर्जा लेता है, तो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है। फ्री, वो इलेक्ट्रॉन जो इमिट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन का ही ना संख्या है, तो एन बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो एन मेरा कांस्टेंट रहेगा। एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, कोई गिवन कंडक्टर का एन, वो चेंज नहीं करेगा। कब? जब टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। टॉ, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, इसके बारे में भी चर्चा किए थे। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घट जाता है ना, मतलब प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जल्दी जल्दी कॉलिजन करता है, एनर्जी मिलता है, जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट कॉलिजन होता है। तो फ्रीक्वेंट कॉलिजन होगा, जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा, तो निश्चित रूप से वो रिलैक्स रहने का समय उसके पास नहीं रहेगा, है ना। तो टॉ जो है सो क्या है, कांस्टेंट आ सकता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। नहीं कांस्टेंट रहेगा तो वेरी करेगा, फिर रेजिस्टेंस मेरा वेरी हो जाएगा। रेजिस्टेंस वेरी हो जाएगा, ओम्स लॉ नहीं बोलेंगे उसको। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, है ना। यदि हम ये करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो हो सकता है उसके डायमेंशन पर, उसके एरिया पर प्रभाव पड़े, है ना। तो ये सब कुछ कांस्टेंट आ सकता है यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इसलिए यहाँ पर लिखा गया था। तो ठीक है, ओम्स लॉ ये है। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, है ना। तो ये जो है, हम लोग ये जो पढ़े V बराबर आई आर, ये जो है ये स्केलर फॉर्म है ना। ये स्केलर फॉर्म है, किसका स्केलर फॉर्म है? ओम्स लॉ का। क्यों स्केलर फॉर्म इसको बोलेंगे? इसको स्केलर फॉर्म क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये भी पोटेंशियल स्केलर है, करंट भी स्केलर है, रेजिस्टेंस भी स्केलर है, सब कुछ स्केलर है, ठीक है। लेकिन हम इसको वेक्टर फॉर्म में लाएंगे हम लोग। इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म हो गया, माइक्रो और मैक्रो। अभी मैक्रो पढ़ रहे हैं, वो मैक्रो था ये, है ना। लिखने की जरूरत कहीं नहीं है, लेकिन याद रखना कि मैक्रो है। तो इसको मैक्रो हम लोग क्यों कहेंगे, ठीक है। क्योंकि भी जो मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा होता है। तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये सब जो है बड़ा चीज है। ये जैसे बैटरी हम लोग लगाए, दिख रहा है ना, तो ये सब बड़ा चीज है। तो करंट पास हो रहा है, उसको अमीटर से मेजर कर सकते हैं, वो सब दिखता है। रेजिस्टेंस को भी मेजर करते हैं, एक डिवाइस होता है, ठीक है, मीटर ब्रिज वगैरह, ये सब को मेजर कर सकते हैं, बाहरी चीज है। लेकिन यहाँ जो आने वाला है माइक्रोस्कोपिक में, उसको हम लोग मेजर डायरेक्ट नहीं करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है ना मेजर करने का कुछ, ठीक है। V बराबर आई आर, ये ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। आर कांस्टेंट है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। V बराबर ई एल, है ना, बताया था अभी। E बराबर V बाई एल या V बराबर ई एल। और रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए, है ना, यहाँ पर रो एल बाई ए, ठीक है। एल से एल कट जाएगा, तो E बराबर आई बाई ए इंटू रो। और आई बाई ए अभी जस्ट बताया है इसी लेक्चर में कि आई बाई ए, करंट बाई एरिया, इसको करंट डेंसिटी कहते हैं, इसलिए करंट डेंसिटी बताया था। तो करंट डेंसिटी को किससे दिखाते हैं? जे से, स्मॉल जे से, है ना, रो, ठीक है। और रो को 1 बाई सिग्मा भी लिख सकते हैं, बताए थे अभी। तो E बराबर हो गया आई बाई ए को जे लिख दिए और इसको रो लिख दिए। और रो को फिर ये वेक्टर फॉर्म है। क्यों वेक्टर फॉर्म है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, यहाँ जे भी वेक्टर है ना। रो वेक्टर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये वेक्टर है और ये वेक्टर स्केलर है, तभी ये पूरा वेक्टर ही कहलाता है ना। वेक्टर को स्केलर से गुना करते हैं तो वेक्टर आता है, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। और हम बताए थे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर का मामला है ना, कंडक्टर के अंदर का मामला है। और उसको हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह से मेजर नहीं करते हैं, करंट डेंसिटी को मेजर नहीं करते हैं, डेंसिटी को मेजर नहीं करते हैं, है ना। ये सब इसका प्रॉपर्टी है जो कैलकुलेशन के द्वारा निकल सकता है।
ये वेक्टर है, ठीक है। तो ई बराबर जे, रो को हम लोग 1/सिग्मा लिखेंगे, बताए थे अभी, जस्ट ये पढ़ाए है ना। सिग्मा बराबर 1/रो, तो रो बराबर 1/सिग्मा। तो यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, तो जे बराबर सिग्मा आ गया, सिग्मा ई आ गया, है ना। यहाँ वेक्टर दिए रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जे पर वेक्टर है। तो जे बराबर यहाँ से सिग्मा ई हो जाएगा, ई मेरा वेक्टर है। ये दोनों, ठीक है, दोनों फार्मूला वेक्टर फॉर्म कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर में आता है। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो आज जैसे बहुत समय हो गया, हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे कि ओम का नियम जो है एक यूनिवर्सल नियम नहीं है कि हर जगह लागू हो जाएगा, है ना। एक तो बताया कि ओम्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट रहने से लागू होता है ना। वो ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट भी रखेंगे तब भी जो है, टेम्परेचर कांस्टेंट भी रखेंगे तब भी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जहां पर ओम का नियम लागू नहीं होता, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना। तो वैसे मटेरियल कौन सा है हम लोग जानेंगे, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ जो है लागू नहीं होता है, मतलब ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है। हम लोग अगले क्लास में लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे और सेल के बारे में हम लोग सीखेंगे। सेल के बारे में, सेल से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी होगा, जो भी शब्दावली होगा, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में।